शुभ संध्या बच्चों। आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशलतापूर्वक अपने घर पर होंगे। तो आइए हम लोग आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये बताइए कि आपके गांव में या आपके आसपास के खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती? तो अभी धान देख रहे होंगे, लगा होगा। कहीं कहीं मकई की फसल होगी। कुछ दिन के बाद धान पक जाएगा। इसके बाद फिर गेहूं की बुआई होगी। चना, अरहर, मसूर, ये इसके भी फसल लगाए जाते हैं। तो बच्चों, हमारा जो देश है उसमें अनेक प्रकार की फसलें लगाई जाती हैं। अच्छा, ये सोचिए जरा, जब फसल तैयार हो जाती होगी, घर में अनाज आता होगा, तो घर में कैसा महसूस होता है? तो बहुत खुशी महसूस होती है। जब फसल पककर तैयार हो या उसके पहले फसल हरी भरी हो, लहलहा रही हो, उसमें अच्छे दाने आ रहे हों, तो देखने वाले बहुत खुश होते हैं, खासकर किसान बहुत खुश होते हैं। जब फसल पक जाती है, तैयार हो जाती है, खलिहान में आ जाता है या घर में आ जाता है, तो किसान परिवार बहुत खुश होता है। किसान ही नहीं खुश होते हैं, बल्कि मजदूर भी खुश होते हैं। व्यापार करने वाले बनिए महाजन लोग भी खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब घर में अनाज आ गया है, अब घर धन धान्य से पूर्ण हो गया है। तो जब ऐसे समय में, जब फसल तैयार होती है या जब फसल पक जाती है या फसल के अनाज घर में आते हैं, तो घर में खुशियों जैसा माहौल होता है। हमारे कुछ ऐसे पर्व त्योहार हैं जो फसलों से जुड़े हुए हैं। जब फसल तैयार होता है, पक जाता है, तो उस खुशी में, उस आनंद के मौके पर, उस खुशी के अवसर पर उत्सव मनाया जाता है, पर्व त्योहार मनाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से पर्व त्योहार मनाए जाते हैं? तो पर्व त्योहार मनाया जाता है होली, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, ये सभी हैं, गुड फ्राइडे, ये सभी भारत में अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो ऐसे कौन त्योहार हैं जो फसल की खुशी में मनाया जाता हो? याद करिए। तो आपको याद आता होगा, आप चूड़ा दही किस पर्व त्योहार में खाते हैं? चूड़ा दही खाते हैं? तिलकुट, गुड़, चूड़ा दही, दूध, ये सब उस दिन खाया जाता है। वह कौन पर्व है? तो कौन त्योहार है? तो वह त्योहार है मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति के दिन हम लोग चूड़ा दही, गुड़, तिलकुट खाते हैं और खिचड़ी भी खाते हैं। उस दिन पतंग भी उड़ाते हैं। तो यह जो त्योहार है, जिस दिन हम लोग ये सब आनंद मनाते हैं, वह मकर संक्रांति का त्योहार। और जानते हैं बच्चों, मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? याद करिए। मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी को। मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य है वह उस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। यानी कि मकर संक्रांति के बाद
का जो दिन होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है। मौसम में गर्मी आने लगती है और पहले जो प्राणी, मनुष्य, सभी जीव जंतु भीषण सर्दी से, कपकपाती ठंड से परेशान रहते थे। मकर संक्रांति के बाद, मकर संक्रांति के दिन से मौसम में गर्मी आने लगती है, दिन बड़ा होने लगता है। और इस खुशी में कि शरद ऋतु, शीत ऋतु की कड़ाके की सर्दी से हम लोगों को मुक्ति मिल गई और अब धीरे धीरे मौसम सुहावना होगा, इस खुशी में भी हम मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति जहां एक तरह से ऋतु पर्व है, वहीं यह फसली त्योहार भी है। फसलों की तैयारी के खुशी में भी यह पर्व मनाया जाता है। तो आज का जो पाठ है वह, उसका शीर्षक ही है फसलों का त्योहार। और यह फसलों का त्योहार पाठ जो है 6ठी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। तो हम लोग इस पाठ के अंतर्गत यह पढ़ेंगे, यह समझेंगे कि जिस तरह से मकर संक्रांति बिहार में मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है, उसी तरह से यह दिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जब पूरे भारत के लोग कड़ाके की सर्दी से जो बेचैन रहते हैं, वह धीरे धीरे उनको राहत महसूस होती है और वह सूर्य का, जो सूर्य में तेज है, सूर्य में गर्मी बढ़ने वाली होती है, सूर्य का स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ वह खेतों में जो फसल तैयार होता है, उसकी खुशी में भी वह आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो यह केवल बिहार प्रदेश में ही नहीं इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है, बल्कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, असम हुआ, झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात हुआ, ऐसे प्रदेशों में भी इस दिन अलग अलग तरीके से उत्सव मनाया जाता है। तो हमारा जो भारत है वह पर्व त्योहारों का देश है, वह ऋतुओं का देश है, ऋतु पर्व का देश है। हर एक ऋतु में अलग अलग पर्व त्योहार हैं, हर एक मौसम में अलग अलग त्योहार है, हर महीने में हमारे यहाँ कुछ न कुछ त्योहार होता है। मतलब पूरे आनंद का, उत्सव मनाने का एक अवसर मिलता है हर महीने। और यह उत्सव, यह पर्व त्योहार हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस समय बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। हमारे अंदर जो दुख, क्लेश, चिंता, फिक्र, अवसाद जो होते हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं और फिर से हम नया ताजगी अपने जीवन में भर लेते हैं और जीवन को फिर से आनंद के साथ जीना शुरू कर देते हैं। इसीलिए पर्व त्योहारों का महत्व बहुत अधिक है। जरा ये बताइए कि पर्व त्योहार अगर हमारे देश में नहीं होते, हमारे समाज में नहीं होते, तो हमारा जीवन कैसा होता? हमारा जीवन वही नीरस होता, एकरस होता, बेरंग होता, कोई हंसी खुशी का अवसर नहीं। तो जब पर्व त्योहार हैं, इसीलिए हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हंसी खुशी का अवसर आते रहता है। तो आइए हम लोग अब इस पाठ को शुरू करते हैं। जो आपका पाठ है, सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो यह जो वाक्य है, यह सर्दी की ऋतु के समय का है कि सारा दिन जो है इतना ठंडा गिरता है कि बोरसी के आगे हाथ तापते हुए सारा दिन गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय में धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस दिन मकर संक्रांति का दिन है और उसके पहले से 10 दिन तक सूरज निकला नहीं है और उस दिन भी काफी सर्दी पड़ रही है, रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है कि रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पता आइल की ना, आज ये लोग के उठे के नहीं खे का, बोला जल्दी तैयार होगा सर, अब तो उठने में ही भलाई। नहा धोकर हम सभी एक कमरा में इकट्ठा हुए। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन नहा धोकर सब इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक बाढ़ लगी धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। सफेद धोती कुर्ता चाचा और दादा पहने हुए थे। खिचड़ी में ऐसन जाड़ हम पहले कबू न देखनी है, देह कनकना देता। पापा ने कहा कि खिचड़ी के दिन ऐसन जाड़ हम पहले कबू न देखनी, देह कनकना देता। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, क्योंकि आज खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति का दिन है। सारे लोग सुबह सुबह उठकर नहा धो करके एकदम फिट हो जाते हैं। तो दादी भी नहाई थी, वो उसने अपने बाल धोए हैं। झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। दादी के बाल बिल्कुल पक गए थे, बिल्कुल उजले। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के पत्ते कुछ कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। तो ऐसा होता है, मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए तिल, चावल, गुड़ रखा जाता है और स्नान करने के बाद उसे छुआ जाता है और फिर उन सभी अनाजों को दान कर दिया जाता है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान में दे दिया। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। परिवार में अपी दीदिया थी जो न तो चूड़ा खाती थी, न दही खाती थी, न खिचड़ी खाती थी। लेकिन आज का जो दिन है वह चूड़ा दही और तिल और खिचड़ी खाने का ही दिन है। अब तो अपी दीदिया बुरी फंस गई। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीजें खाने पड़ेंगी। चूड़ा गुड़ दही भी खाना होगा और खिचड़ी भी खानी होगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी यहाँ पर मकर संक्रांति को कहा जा रहा है। मकर संक्रांति के पर्व को कुछ घर परिवार में खिचड़ी के नाम से भी कहा जाता है। हम लोग तिल संक्रांति कहते हैं, कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, कहीं खिचड़ी कहते हैं। तो आज खिचड़ी का दिन है, यानी कि मकर संक्रांति का दिन है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। हमारे क्षेत्र में गया का तिलकुट जो है बड़ा मशहूर है, बड़ा खस्ता और बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो गया से तिलकुट आया था घर में, उसे सब लोग खाए। खाते खाते मैं सोच रही थी कि अभी हम मना रहे हैं, स्कूल में हम जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। लेखिका जो है वो अपने बचपन की बात याद कर रही है कि स्कूल के दिन में जब थे तो हम लोग गंगा तट पर जाते थे और वहां गंगा के तट पर बालू में पर दौड़ते हुए पतंग उड़ाते थे। थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, चित्रा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे और वहीं गंगा के तट पर बालू के मैदान में ईंटा रख करके चूल्हा बनाया जाता था और उस पर बड़े बड़े कड़ाह में खिचड़ी बनती थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। देखिए, पर्व त्योहार में खाना पीना बनाना और खाना
बड़ा आनंद देता है, उसकी बात ही अलग है। चाहे पकवान हो, चाहे वो खिचड़ी हो या पूरी कचौरी हो या हलवा हो, मिठाई हो, जो हो, पर्व त्योहार में खाने पीने का ही अंदाज है। और जब खुद से बना के खाया जाए तो और आनंद है। तो पर्व त्योहार तो ऐसे होते ही हैं, आनंद लेने के लिए और खुश रहने के लिए। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। भारत में जनवरी माह के मध्य में मतलब 15 जनवरी के आसपास सभी राज्यों में कहीं न कहीं पर्व त्योहार जरूर मनाया जाता है, चाहे वो किसी नाम से मनाया जाता हो। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। कहीं कहीं तो फसल तैयार होती है उसकी खुशी में, कहीं ठंडा दूर हो रहा है, समाप्त हो रहा है इस खुशी में, कहीं सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी इस खुशी में। सभी प्रांतों में और इलाकों का अपना रंग और ढंग नजर आता है और इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। केरल में ओणम के रूप के नाम से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व। ये सभी पर्व त्योहार जो हैं वो सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य जनवरी से लेकर अप्रैल तक के सब अलग अलग समय में अलग अलग प्रांतों में मनाया जाता है। मतलब यह कि इस दिन इस समय 3-4 कारण होते हैं। एक तो कारण कि सर्दी समाप्त हो रही है, सर्दी के कष्ट से मुक्ति मिल रही है, इसकी खुशी। दूसरी खुशी की गर्मी आ रही है। तीसरी खुशी की फसल तैयार हो रही है और यह भी कि फसल अब घर में आने वाली है। ये सारी जो चेष्टाएं हैं, ये सारी जो गतिविधियां हैं, कहीं न कहीं इससे मनुष्य खुश होता है और अपने अपने इलाके में, अपने अपने प्रांत में दूसरे दूसरे नामों से पर्व त्योहार मनाता है, उत्सव मनाता है। आपने देखा कि किस राज्य में किस नाम से इस समय त्योहार मनाए जाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। झारखंड में सरहुल इसी के आसपास समय में मनाया जाता है। 4 दिन तक उसका उत्सव चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो उरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी समाज जो है, जनजाति समाज जो है, वह प्रकृति के बहुत सन्निकट होता है, प्रकृति के बिल्कुल समीप होता है, उसके गोद में होता है। उसके सारे पर्व त्योहार प्रकृति के पूजा के तौर पर होते हैं। वो प्रकृति को अपने जीवन का अभिन्न अंग मानता है, इसलिए वह अपने पर्व त्योहार में प्रकृति के चीजों को शामिल करता है। जैसे सरहुल है, तो सरहुल के समय में साल के पेड़ की पूजा होती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढाल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे शाल के वृक्षों के जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ये कितना सुंदर दृश्य होता है। उनका पारंपरिक नृत्य जो है बड़ा मनमोहक होता है, लुभावना होता है। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है, लेकिन जानते हैं चंदा में पैसा नहीं मांगते हैं। चंदा में क्या मांगते हैं? चंदा में वह मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं, मिस्त्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में शरई का फूल पहनते हैं। उनका श्रृंगार भी पेड़ पौधों के पुष्प, पत्तियां, ये सब होती हैं।
तो उनका सारा जो जीवन है वह पेड़ पौधों वनस्पतियों पर आधारित होता है। इसलिए उनकी हर एक क्रियाविधि पेड़ पौधों से ही होकर गुजरती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो ये तो झारखंड का अवसर है जब इस समय सरहुल मनाया जाता है। बिहार में आपने देखा है, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कि मकर संक्रांति और तिल संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है। अब आइए तमिलनाडु में देखते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें यानी कि चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगला के स्वर सुनाई देते हैं और इस तरह से वहां मकर संक्रांति को वहां पोंगल के रूप में मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही है। अब गुजरात में पतंग के उत्सव के रूप में हम मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेगी। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, आयु का हो, पतंग जरूर उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से लगता है कि मानो सूर्य ढक सा गया है। आकाश में जिधर देखे उधर रंग बिरंगे पतंग लोग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने का वहां एक त्योहार है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं, घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंध कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू के आकार, तलवार के आकार, दाड़िम के फूल के आकार। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी माने गन्ना का छोटा छोटा टुकड़ा पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो पक्षियों को बुलाने का अपना एक तरीका इनका है। क्या गाते हैं? कौआ आओ, घुघुत आओ, ले कौआ बड़ो, मकई दे जा सोने के घड़ो, खा ले पूरी, मकई दे जा सोने की चूड़ी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना वो कहते हैं वो मांगते हैं। है न कितने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अंदाज से मकर संक्रांति मनाने की प्रकृति। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है। कोई 5 प्रकार के नए अनाज से खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। मकर संक्रांति के दिन लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं। अगर 2 नदियों का संगम हो तो संगम स्थल पर लोग जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगा लेंगे। यह हाल होता है इन जगहों पर जहां नदी हो, संगम तट हो, काफी भीड़ रहती है। इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान किया जाता है। तिल दान किया जाता है। आग में तिल डालना, तिल में पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? मकर संक्रांति के दिन आपके घर में कैसे इस त्योहार को मनाते हैं? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या आप फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हैं? फसलों से जुड़े हुए कोई और त्योहार मनाते हैं तो बताइए। यदि आप आपस में बात करें तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग ही इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं।
मकर संक्रांति हो या अलग अलग पर्व और भी दूसरे त्योहार हों, एक इलाके में लोग अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो चाहे वह किसी भी तरीके से मनाए, पर्व त्योहार में जो आनंद है, पर्व त्योहार में जो खुशी और प्रसन्नता है, उसे महसूस करना ही पर्व त्योहार का उद्देश्य है। आनंद रहिए, खुश रहिए। तो ये पर्व त्योहार जो होते हैं वो हमारे जीवन में राग, रंग, उत्सव, खुशियां, प्रेम, सद्भाव, आनंद, ये सभी भावनाओं का संचार करते हैं। तो यह जरूरी है कि हम पर्व त्योहारों से जुड़कर रहें और जब पर्व त्योहार आए तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे उत्सव के साथ, पूरे खुशियां के साथ उसको सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं।